जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। ये एक वीडियो सीरीज़ है जिसके अंदर हम एफ कैट एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और ये वीडियो सीरीज़ आपके एफ कैट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये क्या होते हैं? सारे के सारे टेरेस्टेरियल प्लैनेट बोलते हैं इनको हम, और बाकी सारे होते हैं इनको जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। ये इसी सीरीज़ के अंदर होते हैं। जैसे जुपिटर जो होता है, जुपिटर से पहले वाले जो हो गए ये हमारे टेरेस्टेरियल होते हैं, और जो इसके बाद वाले होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं? जोवियन होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस साइड वाले जो होते हैं वो जोवियन होते हैं, इस साइड वाले जो होते हैं वो टेरेस्टेरियल होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, द वेव दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आर। एक ऐसी वेव होती है जो हेल्प करती है साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि धरती की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी है। उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। स्टिफर्ड स्टेफर्ड सेफर्ड सेफर्ड की यहाँ पे बात हो रही है। ऑफ हिमाचल प्रदेश आर नोन एज, जो वहाँ के चरवाहे होते हैं उनको क्या नाम से जाना जाता है? तो गडीस इस नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विच रिट लिटरली मीन्स यू मे हैव दी बॉडी। तो हैबस्कोप्स जो है ये इसका लिटरल मीनिंग होता है यू मे हैव दी बॉडी। मैंने बताया था रिट जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं। टोटल 5 रीट होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हु इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड। ऐसा पहला कौन सा खिलाड़ी था जिसे पद्म विभूषण मिला था? पहला खिलाड़ी कौन था? तो वो था विश्वनाथन आनंद जी। द पॉलिटी ऑफ हड़प्पा पीपल एज डिराइव्ड फ्रॉम द मेटीरियल एविडेंस वाज। तो कैसी थी वो? थियोक्रेटिक यूनिटरी थी। थियोक्रेटिक, थियो मतलब हो जाता है जहाँ पे गॉड से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे भगवान से रिलेटेड जो है वो सरकार चलाई जाती थी, पॉलिटी चलाई जाती थी। और यूनिटरी थी तो मतलब सिंगल पॉलिटी थी वहाँ पे, सिंगल राजनीति थी वहाँ पे। ये बात आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, जोबानी इज़ ए डांस फॉर्म फ्रॉम ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बाय दी। तो दिमासास के द्वारा ये जो है डांस फॉर्म है जोबानी, ये जो है वो की जाती है ट्रेडिशनली। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटासिड। देखो एसिड का एंटा एसिड, एंटा एसिड मतलब कि जो एसिडिटी को रिमूव करता है उसको हम एंटासिड बोलते हैं। जब भी पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हमको जो भी चीज़ें लेते हैं तो उसको हम एंटासिड बोलते हैं। और एंटासिड जो होते हैं वो कॉमनली क्या यूज़ करते हैं? टू गेट रिड ऑफ द एसिडिटी इन द स्टमक। पेट के अंदर जो एसिडिटी है उससे छुटकारा पाने के लिए। गेट रिड ऑफ समथिंग का मतलब होता है छुटकारा पाना। ये तीनों वर्ड इकट्ठे हैं, मिल के बनाते हैं। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो एंटासिड जो यूज़ किए जाते हैं पेट की एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए उनके, या फिर ऐसे कहें कि एंटासिड के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, तो उनके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये बेस होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एसिड को रिमूव करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? न्यूट्रल करने के लिए बेस का प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादातर टाइम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द फर्स्ट इंडियन रूलर टू बी शोन इन इमेजेस एज वियरिंग ए ड्रेस अकिन टू ट्राउजर्स। तो कनिष्क जो है वो ट्राउज़र जैसी ड्रेस पहनता था, फोटोज़ के अंदर दिखाया गया है। ये पहला इंडियन रूलर था। सर्जन कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस यूजिंग डिवाइसेस थ्रू कंप्यूटर्स। दिस टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज, तो रोबोटिक्स बोलते हैं। जो सर्जरी है वो रोबोटिक सर्जरी, एक तरीके से जब कंप्यूटर का यूज़ करके आप बिल्कुल डेलिकेट यानी कि जो नाजुक, डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, जो ऑपरेशन होते हैं वो जो किए जाते हैं सर्जन्स के द्वारा, तो उसे रोबोटिक्स बोला जाता है। द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो लाइम वाटर होता है यानी कि चूने का जो पानी होता है उसको जो दूधिया कर देती है वो कौन सी गैस होती है? तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हेन डीप सी फिशेज आर ब्रोट टू द सरफेस ऑफ द सी देयर बॉडीज ब्रस्ट। दिस इज बिकॉज द ब्लड ऑफ इन देयर बॉडी फ्लो एट वेरी
हाई प्रेशर। क्या होता है कि जो भी मछलियाँ होती हैं, जो गहरे पानी में रहने वाली मछलियाँ होती हैं, डीप सी फिशेस, बहुत ही गहरे पानी में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं, जब उन्हें वाटर सरफेस के ऊपर लाया जाता है तो उनकी बॉडी ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ब्लड फ्लो होता है ना, बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत ही हाई प्रेशर से करता है। और ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि नीचे जो होता है, वो नीचे जब बहुत ही ज़्यादा गहराई के अंदर होती है तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए होता है। लेकिन जब ऊपर आते हैं तो प्रेशर हो जाता है कम और अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो हो जाता है ज़्यादा, इसीलिए क्या होता है, उनकी बॉडी ब्रस्ट कर जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट थिंग्स विद द ब्लंट नाइफ बिकॉज ए ब्लंट नाइफ डिक्रीज द प्रेशर फॉर ए गिवन फोर्स। मैं आपको बता देता हूँ, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे जैसे हम फोर्स, देखो अब यहाँ से देखोगे तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो गया और प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। अब यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे ये होगा कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कि जो आप जो भी बैग उठाते हैं तो बैग का जो हैंडल होता है वो हम चौड़ा बनाते हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही पतला सा हैंडल बना देंगे, बिल्कुल ही नुकीला सा, तो क्या होगा कि एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो हाथ में चुभने का खतरा रहता है। इसीलिए अगर ज़्यादा चौड़ा हैंडल होगा, चौड़ी पट्टी होगी, तो उससे प्रेशर कम पड़ेगा हाथ के ऊपर और हाथ में ज़्यादा दबाव महसूस हमको नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। अब नाइफ़ है, नाइफ़ जितना पतला होगा उसका एरिया उतना ही कम होगा। एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो चीज़ घट जाएगी। अब जब जो नाइफ है वो ब्लंट है, मतलब वो एक तरीके से तीखा नहीं है, मतलब तीखा इन द सेंस यहाँ पे पैना नहीं है। अगर वो अच्छे तरीके से पैना नहीं है तो क्या होगा, एरिया इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि नाइफ जो होगा वो चौड़ा होगा, हम ये मान सकते हैं। एरिया इंक्रीज कर जाएगा, एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वो चीज़ नहीं कटती है या फिर कटने में मुश्किल होती है। अब ज़्यादा जोर लगाओगे तो कट तो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको हम तीखा कर देते हैं, पतला कर देते हैं, पैना कर देते हैं, तो क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स हमको कम लगानी पड़ेगी। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर ये चीज़ें काम करती हैं। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। Delimitations of constituencies and determination of constituencies reserved for SC and ST are done by delimitation commission. Delimitation of constituencies, delimitation क्या होता है, एक तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को, स्टेट्स के अंदर किस जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ से इलेक्शन लड़े जाते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं वोटर्स के हिसाब से या एरिया वाइज, जिस भी तरीके से जब हम कहते हैं कि कितनी सीट्स किस एरिया के अंदर जाएंगी तो उसको डिलिमिटेशन बोला जाता है और वो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, वन वीटो कैन स्टॉल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। यहाँ पे देखो क्या है कि एक वीटो, देखो वीटो के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। कोई भी रूल पास हो रहा है, सारी कंट्री एक तरफ, ये 5 कंट्री एक तरफ। अब इन 5 कंट्रीज़ के अंदर जिनके पास अपनी क्या है, वीटो पावर है, ठीक है, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया और अमेरिका हो गया, यानी कि यूएसए की अगर हम बात करें तो। अब इनमें से अगर एक कंट्री भी ऐसे कह दे कि जो भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है, एक कंट्री भी मना कर दे, मान लो कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है और रसिया ने मना कर दिया तो वो पास नहीं होगा। मान लो चाइना ने मना कर दिया तो वो पास नहीं होगा। पूरी सारी जितनी कंट्रीज़ हैं वो एक तरफ, लेकिन इनका सहमत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से एक भी अगर वीटो कर दे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। नेक्स्ट है, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म जिन्स ई कामिल कंसर्निंग क्रॉप्स इन मुगल इंडिया इज़ दी। तो जिन्स ए कामिल का क्या मतलब होता था? जिन्स ए कामिल यूज किया जाता था वर्ड कैश क्रॉप्स के लिए। कैश क्रॉप्स वे होती हैं जो हम नॉर्मल रूटीन के अंदर यूज़ नहीं करते, जो सिर्फ पैसे के लिए उगाई जाती हैं एक तरीके से, जैसे गवार होगी, ठीक है, कपास हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम पर्टिकुलरली यूज़ नहीं करते, वो इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं, बाद में उसकी चीज़ें बनती हैं।
हम उसको सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए उगाते हैं। गेहूँ है, गेहूँ हम खाने के लिए उगाते हैं, ठीक है। तो चावल हो गए खाने के लिए उगा रहे हैं, तो ये कैश क्रॉप हम नहीं बोल सकते इसको एक बार के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सरगासो सी। सरगासो एक सी का नाम है। इज कैरेक्टरिस्टिज बाई टिपिकल मरीन वेजिटेशन है। इसको सरगासो सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक समुद्री एक तरीके की वेजिटेशन होती है, समुद्री घास कह सकते हो आप इसको, या समुद्री पेड़ पौधे वेजिटेशन से रिलेटेड होता है, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है सी के अंदर, इसीलिए इसका नाम ही सरगासो सी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ओजोन होल्स जो होते हैं वो आर मोर प्रोनाउंस्ड एट दी। ओजोन होल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर ज़्यादा है। ओजोन को हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो ओजोन लेयर को होता है वो CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और ओजोन हमें UV रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है ओजोन लेयर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इन इंडिया द इफेक्टिव लिटरेसी रेट्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन अबोव 7 ईयर्स ऑफ एज। सही बात, अब 7 साल से कम का बच्चा है उसकी क्या लिटरेसी आप काउंट करोगे एक बार के लिए। नॉर्मली वो तो सभी बच्चे की कैटेगरी में ही आते हैं, तो 7 से ऊपर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हाँ वहाँ पे कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो उससे जो अबो एज होती है 7 साल से बड़ी जो पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसने कितनी पढ़ाई कर रखी है, उसके हिसाब से हम इफ़ेक्टिव लिटरेसी रेट का यहाँ पे मतलब होता है पढ़ाई से रिलेटेड कि कितने पढ़े लिखे हैं, उसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं, ठीक है। साक्षरता दर, साक्षरता दर इसको लिटरेसी रेट बोला जाता है। और ये जो इंडिया में जब काउंट की जाती है तो 7 साल इफ़ेक्टिव की अगर हम बात करें, इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावी साक्षरता दर जो है वो 7 साल से ऊपर की जो एज होती है उसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं उसके हिसाब से काउंट की जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं और इससे हमको हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा। पहले भी इसकी बहुत सारी वीडियोज़ हो चुकी है, अराउंड 16 वीडियो, ये 16वीं वीडियो है। हर एक वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बहुत ही 10 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एंड हो जाती है। तो ये अगर आप रेगुलर देखते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। इसकी प्लेलिस्ट बना के मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।